डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार 10 साल पहले यहाँ पर आया था। मेरे पिता एक वैज्ञानिक हैं जो यहाँ पर एक बायोलॉजिकल लैब में काम कर रहे थे। लेकिन 3 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने हमारे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। मेरी माँ की मौत हो गई। वो स्कूटी से जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया और इसका असर मुझ पर इतना नहीं हुआ जितना मेरे पिता पर हुआ। वो तो बहके से रहने लगे। शराब की लत उन्हें जैसे मारने लगी थी। माँ की याद में वो हमेशा खोए ही रहते और उन्होंने उस लैब में भी काम करना बंद कर दिया। घर में ही 2-3 कमरों में वो सारा सामान ले आए। जितनी सेविंग उन्होंने कर रखी थी वो सारी सेविंग उन्होंने वहाँ पर लगा दी। घर में ही रिसर्च करने लगे, कई ऐसी दवाइयाँ बनाने लगे जिससे बीमारियाँ ठीक हो सके। मुझे नहीं पता मेरे पिता क्या सोच रहे थे, लेकिन मुझसे उनका झगड़ा होने लगा था। वो पागलपन की कगार पर पहुंचने लगे थे और सारी सेविंग उन्होंने खराब कर दी थी। हमारा भविष्य अब सही नहीं रहा था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था और मुझे पता था अब पिता मेरी मदद करने वाले नहीं, तो मैं छोटा मोटा काम ढूंढकर वहीं पर काम करने लगा। मैं अपने कॉलेज की फीस खुद भर रहा था। 3 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला और मैं अब अपने पिता से बात भी नहीं कर रहा था। एक किराए का मकान मैंने ले लिया था और मैं वहीं पर रहना शुरू हो गया। 6 महीने से मैंने अपने पिता से बात नहीं की थी। मैं नहीं जानता वो पागल हो चुके थे या ठीक थे, लेकिन उनकी हरकतें बहुत अजीब होने लगी थी। जब मैं उनके सामने आता वो बात करने की कोशिश भी नहीं करते। हर समय उनके हाथ में कोई ना कोई सामान होता और वो उस सामान को लेकर अपने उन कमरों में पहुंच जाते। मुझे वहां जाने नहीं देना चाहते थे। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जानकारी किसी को नहीं थी। मैंने कई रिश्तेदारों को कहा था, मैंने उनके दोस्तों को कहा था। कोई भी मेरी मदद कर नहीं पा रहा था, क्योंकि पिता हर किसी से झगड़ पड़ते थे। जो भी उन्हें कहता था कि माँ की याद में उन्हें इस तरह से बहक जाना नहीं चाहिए, तो वो उनसे लड़ पड़ते थे। इसीलिए हर किसी ने उनसे दूरी बना ली थी। मुझे हर रोज़ लग रहा था कि मुझे अपने पिता के साथ बात करनी चाहिए, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। सब रिश्तेदार, उनके सब दोस्त यही कह रहे थे, तुम्हारे पिता पागलपन की ओर जा रहे हैं। वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिससे उनकी जान खतरे में पड़ जाए। और हुआ भी वैसा ही। वो अपने बेडरूम में सो रहे थे और कभी उठे ही नहीं। रात को ही उनकी मौत हो गई और जब उनके दोस्त उन्हें फ़ोन लगाए जा रहे थे तब वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे। वो दोस्त सीधा घर आ गए। वो उन्हें अस्पताल लेकर तो गए थे, लेकिन मेरे पिता जीवित नहीं बचे थे। जब ये खबर मुझे मिली, मुझे एक झटका सा लगा था। 3 साल पहले मेरी माँ की मौत हो गई और अब मेरे पिता की भी मौत हो गई। मैं सोचा करता था कि मुझे अपने पिता को उस लत से बाहर लाना चाहिए था। माँ की याद उन्हें आनी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पिता ज़िद्दी थे। मैं भी क्या करता। अब आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं था। मैंने सोचा अब मुझे वापस उसी घर में चले जाना चाहिए। मेरे पिता को दफनाने के बाद मैं 2 दिन इंतज़ार करता रहा और उसके बाद उसी घर में पहुंच गया। पुरानी यादें थी इस घर में। मेरे पिता ने बड़े प्यार से इस घर को बनाया था, लेकिन मेरी माँ की मौत के बाद सब कुछ उजड़ सा गया था। अब मैं उन 3 कमरों में भी जाना चाहता था ताकि जान पाऊँ मेरे पिता किया क्या करते थे। कोई अनजान उन कमरों में जा ही नहीं सकता था। मेरे पिता ने वहाँ पर बड़े बड़े ताले लगा रखे थे। कोई वहाँ ना जा पाए, इसलिए चाबी भी वो खास जगह पर छिपा कर रखते थे।
उन्हें ये पता था मैं जानता हूँ चाबी कहाँ पर पड़ी है। कोई उस कमरे में जा नहीं पाया और अब शाम के 6 बजे मैं सोचे जा रहा था क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। 1 घंटे तक मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा अब तो मुझे इन कमरों में जाना ही होगा। मुझे जानना होगा मेरे पिता क्या कर रहे थे। मैं उन तालों को खोलने के लिए चाबी ढूंढने चला गया। चाबी वहीं पर रखी थी जहां होनी चाहिए थी। मैंने वो चाबी उठाई और उन तीनों कमरों को खोल दिया। जैसे ही मैंने पहला ताला खोला, मैं उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहता था। मैंने तीनों ताले खोल दिए थे, लेकिन पहले दरवाजे को खोलते ही मैं हैरान। ये 3 अलग अलग कमरे हुआ करते थे, लेकिन मेरे पिता ने बीच की दीवार ही तोड़ डाली थी। वो तीनों कमरों को एक बड़ा कमरा बना डाला था और वहाँ पर ऐसा ऐसा सामान पड़ा था जैसे किसी वैज्ञानिक की लैब में होना चाहिए। वहाँ कई केमिकल पड़े थे, बहुत सारी दवाइयाँ सी रखी हुई थी, बहुत सारी किताबें पड़ी थी। ये ऐसा ऐसा सामान था जो घर में होना नहीं चाहिए। शरीर के अंग पड़े हुए थे वहाँ पर, पुरानी पुरानी किताबें। मैं कई किताबों को पहचानता था। विज्ञान जगत में उन किताबों को पढ़ा जाता है सीखने के लिए, लेकिन जादू टोने की किताबें, वशीकरण की किताबें, वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मेरे पिता क्या करना चाहते थे? क्या वो सच में पागल हो गए थे? वहाँ कई बड़े बड़े शेल्फ लगाए गए थे और उन शेल्फ्स पर बहुत सारा सामान पड़ा था। गुड़िया जैसे जादू में इस्तेमाल होती हैं, बड़े बड़े नींबू। इसी के साथ सामने एक बोर्ड था। ये ब्लैक बोर्ड था और नीचे बहुत सारे चौक रखे हुए थे। वहाँ इस तरह से निशान बना रखे थे जैसे किसी बच्चे ने बनाए हों। वो ऊपर शब्द टेढ़े मेढ़े से थे। मुझे अपने पिता की लिखावट याद है, वो अच्छे से लिखा करते थे। बोर्ड पर भी वो अक्षरों को बहुत सफाई से लिखा करते थे, लेकिन ये तो किसी बच्चे द्वारा लिखे गए लग रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे अपने पिता की डायरी चाहिए थी। मेरे पिता हर चीज़ एक डायरी में लिखा करते थे और अगर मैं उस डायरी को ढूंढ पाया, शायद मुझे बहुत सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या सच में मेरे पिता पागल हो गए थे? वो क्या सोचा करते थे? वो क्यों इन कमरों में छिपे रहा करते थे? बाहर की दुनिया से वो अलग क्यों हो गए थे? क्या उन्हें बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता था? उस डायरी को ढूंढना बहुत मुश्किल भरा था। वहाँ सामान ऐसे टिका रखा था कि मैं किसी चीज़ को भी हाथ लगाता तो जैसे सारा सामान गिरने को आता। ढेर सारी किताबों में मैं अपने पिता की डायरी कैसे ढूंढ पाता? ये काम करते करते रात के 9 बजे का समय हो गया था। मैं भूतों से डरता हूँ। भले ही मुझे यकीन नहीं है भूतों पर, लेकिन अंधेरा होने पर मुझे डर सा लगना शुरू हो जाता है। जब से मेरी माँ की मौत हुई है तब से मुझे लगता रहता है जैसे भूत प्रेत होते हैं। मैंने किराए का मकान लिया था। वहाँ पर ढेर सारी आवाज़ें आती रहती थी। ऐसा लगता था पर्दों से कोई बोल रहा हो। ऐसा लगता था मेरे पलंग को कोई हिलाने की कोशिश कर रहा हो, कोई मेरे कमरे में चलने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय पहले ही ऐसी आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें। ये आवाज़ें सुनकर मैं डरना शुरू हो जाता था। मैं उस कमरे को बदलना चाहता था, लेकिन पिता की चिंता भी बहुत ज़्यादा थी। पिता से मुझे ज़रा भी मदद नहीं मिल रही थी। मेरे पास पैसों की कमी हो गई थी। मैं ज़्यादा काम किया करता था, इसलिए थक जाया करता था और इतना सस्ता कमरा कहीं और मुझे मिलता नहीं। पिता के साथ इस घर में मैं रह नहीं सकता था, इसीलिए मजबूरी में जैसे भूतों के साथ रह रहा था। लेकिन फिर भी मुझे भूतों पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। कोई परछाई नहीं दिखी थी, कोई भयानक चेहरा नहीं दिखा था, डरावना सपना तक नहीं आया था मुझे। इसीलिए मैं सोचा करता था भ्रम भी तो कोई चीज़ होती है। जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो भ्रम बढ़ना शुरू हो जाता है। शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। अब यहाँ पर अंधेरा होने लगा था और मैं थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। क्या यहाँ भी उसी तरह की आवाज़ें तो नहीं आएंगी? कहीं सच में मेरे पीछे कोई भूत तो नहीं पड़ गया जो यहाँ अपने घर तक मैं ले आया? लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब अपना घर है। बचपन से इस घर में जिया हूँ मैं। भले ही माँ बाप मेरे अब नहीं हैं, लेकिन अब ये घर मुझे ही तो चलाना है। मैं पिता की वो डायरी ढूंढने की कोशिश करता रहा। रात के 10 बजे
अगर इतना ज़्यादा अंधेरा हो, वक्त रात का हो, आपको डर लगता हो और हाथों में किताबें भूत प्रेत की हों, तो कैसी हालत होती है मैं आपको बता नहीं सकता। उन किताबों में हाथ डालते डालते पुरानी सी डायरी मेरे हाथ लगी और आंखें चमक गई मेरी। पिता की डायरी! अरे शुक्र है भगवान का कि मिल गई ये, वरना मैं इसे कभी ढूंढ ही नहीं पाता। मैं उस डायरी को लेकर सीधा बेडरूम में पहुंच गया था। अब उस डायरी को पढ़ने का सही समय था, क्योंकि कभी कभी जब मैं चिंता में होता हूं मुझे नींद आती ही नहीं। अब उस डायरी को पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उस डायरी को पढ़ता जा रहा था, मेरी आंखें खुलती जा रही थी। मेरे पिता मेरी अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। वो उनके बिना जिंदा रहने के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। मेरी अम्मी इस तरह से एक्सीडेंट में मारी जाएंगी, मेरे पिता ने कभी सोचा नहीं था। वो तो प्लान बना बैठे थे कि बुढ़ापे में वो कहाँ कहाँ घूमेंगे और आखिरी सांसें भी कैसे लेंगे। लेकिन मेरी अम्मी की मौत इतनी जल्दी होने वाली है, वो तो भगवान के हाथ में था। तो मेरे पिता ने अब ये ठान लिया था कि वो मेरी अम्मी को वापस लाना चाहते हैं। वो मेरी अम्मी से दोबारा मिलना चाहते थे। मैं जैसे जैसे पन्ना पढ़ता जा रहा था, पलटता जा रहा था, जैसे नए नए राज मेरे सामने आते जा रहे थे। मेरे पिता ने वहाँ उन पन्नों में लिखा हुआ था, मेरा बेटा, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन उसे देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, ढेर सारा समय चाहिए, और शायद मुझे कुछ समय लग जाएगा। 2.5 से 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद मैं सफल हो जाऊंगा। फिर सारा समय मैं अपने बेटे को दूंगा। उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं मैं पूरी करूंगा, सारी ज़िद्दें पूरी करूंगा। उन पन्नों को पढ़ते पढ़ते मैं समझने लगा था, मेरे पिता पागल नहीं हुए थे, वो शराब में नहीं डूबे थे। वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनका ज़्यादा समय लग रहा था, इसलिए वो कमरों में खोए रहते थे। अब और ज़्यादा उत्सुकता होने लगी थी आगे वाले पन्नों को पढ़ने की। आधी रात हो चुकी थी और मैं अपने पिता की डायरी पढ़ता जा रहा था। तब मेरे पिता ने बताया था, अब लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा अब मेरे साथ नहीं रहता, उसे मेरे साथ अच्छा ही नहीं लगता। मैं एक्सपेरिमेंट में इतना ज़्यादा गूंज चुका हूँ कि बाहर की दुनिया का मुझे पता तक नहीं, और मेरा बेटा मुझसे दूर होने लगा है। उसने नया घर ले लिया है, लेकिन चलो अच्छा है, अब मैं एक्सपेरिमेंट और भी अच्छे से कर पाऊंगा। मुझे डर नहीं रहेगा कि मेरा बेटा कुछ जान लेगा। ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में मैं ज़्यादा लोगों को बता नहीं सकता, डायरी तक में लिख नहीं सकता। मैं टुकड़ों में, पहेलियों में ये चीज़ें इन पन्नों में लिख रहा हूँ। कोई बहुत समझदार ही समझ पाएगा। अब मैं उन पहेलियों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती थी। बचपन से ही मेरे पिता कभी कभी पहेलियों में बात किया करते थे। वो मुझे बताया करते थे कि पहेलियाँ सुलझाना बहुत अच्छा होता है, इससे आप कोड वर्ड में बातें बता सकते हैं और कोई तीसरा समझ नहीं सकता। लेकिन हर किसी की रुचि होती है ना, मेरी इसमें रुचि थी ही नहीं, इसलिए मैंने कभी सीखा ही नहीं। मुझे अब साधारण तौर पर इन पन्नों को पढ़कर ही समझने की कोशिश करनी थी, मेरे पिता क्या कर रहे थे। मेरे पिता एक वैज्ञानिक थे और वो दिमाग के काम करने की तरफ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मरने के बाद हमारे शरीर से आत्मा निकलती है तो कैसे निकलती है, और क्या उस आत्मा को दोबारा शरीर में डाला जा सकता है। मेरे पिता ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या मरने के बाद जिंदा हुआ जा सकता है। वो मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे, उन्हें दोबारा जिंदा करना चाहते थे। मैंने सोचा, मरे हुए को दोबारा जिंदा कैसे किया जा सकता है। लेकिन मेरे अब्बू ने ढेर सारी किताबें ढूंढना शुरू कर दी थी। हर धर्म की किताबें वो यहाँ पर ले आए थे। इससे पहले जादू टोना कैसे किया जाता था, कैसे मरे हुओं से बात की जाती थी, हर किताब यहाँ पर पड़ी हुई थी, और वो उसे एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ कर रहे थे। उन्होंने ऐसी दवाई बनाने की कोशिश की थी जिससे वे मरे हुए लोगों से बात कर पाएं, आत्माओं से बात कर पाएं, आत्माओं को पकड़ पाएं, उसे शरीर में डाल पाएं। इसीलिए वो ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिससे ये काम किया जा सके। मैं उन पन्नों को पढ़ता गया, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। मेरे पिता ने लगभग 3 साल लगाकर
वो मेडिसिन बना ली थी जिसे खाकर हमारी आत्मा हमारे शरीर से कुछ समय के लिए बाहर निकल सकती थी। वो मेडिसिन मेरे पिता ने यहीं बनाकर रखी हुई है। मेरे पिता ने उसका इस्तेमाल किया और पहली रिपोर्ट डायरी में ही नोट की थी। मैंने जब उस कैप्सूल को खाया मुझे लग रहा था मैं भूतों से बात कर पाऊंगा। मैंने जैसे ही उस कैप्सूल को खाया मुझे नींद चढ़ने लगी, लेकिन मैं खुद को जगाए रखना चाहता था। मैं उठकर किचन में जाता, लेकिन मेरा शरीर शिथिल पड़ने लगा। धीरे धीरे टांगों में जान खत्म होने लगी। मुझे एक पल के लिए लगा था मुझसे गलती हो गई और तभी मैं बेहोश सा होने लगा। नींद इतनी ज़्यादा चढ़ी हुई थी जैसे मैंने कोई नशा किया हो। मेरा शरीर ठंडा पड़ता गया और मैं जल्दी से बेड पर आ गया। मैं बिल्कुल सही स्थिति में सोना चाहता था। अचानक ही मुझे नींद आ गई और एक झटके से मेरी नींद भी खुल गई। जैसे एक ही पल में नींद आई और एक ही पल में नींद खुल गई। मैं उठकर खड़ा हो गया था। अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। शरीर ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ठीक हो गया हो। नज़र मेरी बेड पर पड़ी थी और बेड पर मेरा शरीर पड़ा था। मैं डर गया। मुझे लगा मैं मर गया, लेकिन वो शरीर भी जिंदा था और मैं उस शरीर से बाहर आ चुका था। इस तरह मैंने दूसरी दुनिया देखी। इस पन्ने को पढ़कर मैं ये सोच रहा था क्या ये सच है या नहीं। वहाँ मेरे पिता ने आगे के पन्नों में और भी ज़्यादा लिखा था। दूसरी दुनिया होती है, वहाँ पर मुझे आत्मा ढूंढनी होगी, मुझे अपनी बीवी की आत्मा ढूंढनी होगी। इसके बाद मेरे पिता ने कई बार वो कैप्सूल खाया था। वो हर रात ये कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ढेर सारे कैप्सूल बना लिए। वो दूर तक मेरी अम्मी को ढूंढने जाना चाहते थे। मेरी अम्मी काफ़ी ज़्यादा दूर थी। पिता ने लिखा हुआ था उस डायरी में कि जहाँ पर हमारे शरीर को दफनाया जाता है हमारी आत्मा साथ साथ चलती जाती है। वो उस शरीर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, लेकिन अगर कोई उसे रास्ता दिखाए तो उसे वापस किसी भी जगह पर लाया जा सकता है। मेरे अब्बू अम्मी को ढूंढने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एक कैप्सूल सिर्फ 4 घंटे ही हमें नींद में रखता था, यानी हमारे शरीर से आत्मा को बाहर निकालता था। इसके बाद वो आखिरी पन्ना था जिस पर मेरे अब्बू ने लिखा हुआ था, आज रात मैं ज़्यादा कैप्सूल खाऊंगा जिससे मुझे ज़्यादा समय मिले। मैं इतना लंबा सफ़र दूसरी दुनिया में तय करने वाला हूँ। वहाँ उस कब्रिस्तान में जाऊँगा, अपनी बीवी से बात करूँगा, उसे ज़िंदा करने की कोशिश करूँगा। अगर ज़िंदा किया जा सकता है तो। उसी रात मेरे अब्बू को हार्ट अटैक आया था। वो सोए लेकिन उठ नहीं पाए। शायद उन्होंने वो कैप्सूल खाए भी हों और शायद उसी कैप्सूल के कारण मेरे अब्बू की जान गई। मैं अब उन कैप्सूल को ढूंढना चाहता था। क्या मेरे अब्बू की बात सच है या नहीं? 3 साल पहले मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। मैं बता नहीं सकता। मैं अब्बू पर बहुत ज़्यादा यकीन किया करता था। अम्मी की मौत के बाद से अब्बू ऐसी हरकतें करने लगे थे, लेकिन डायरी को पढ़कर मैं जान गया क्यों ऐसी हरकतें कर रहे थे। अब मुझे वो कैप्सूल ढूंढने थे। मेरे अब्बू ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, अब उसका फल ढूंढने का समय है। पूरी लैब में मैं ढूंढता रहा। उन तीनों कमरों को मैं खंगाल चुका था। वहाँ एक बक्से में मुझे कैप्सूल मिले और ऊपर पर्ची लगाई गई थी, हरे रंग की पर्ची जिस पर उल्टे अक्षरों में लिखा हुआ था। उल्टे अक्षरों को कैसे पढ़ना है ये मेरे पिता ने सिखाया था और मैंने याद भी किया था। वहाँ मैंने पढ़ लिया, सपनों की दवाई, आत्मा बाहर निकालने वाली। इसे पढ़ते ही मैं समझ गया ये वही कैप्सूल है। उन कैप्सूल को लेकर मैं बेडरूम में आ गया था और अब कई सवाल थे जिनके जवाब मैं ढूंढ सकता था। क्या मैं इस कैप्सूल को खा सकता हूँ? पिता ने डायरी में लिखा था, इस कैप्सूल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम मारे जाएं। इससे सिर्फ आत्मा ही शरीर से बाहर निकलती है और उसे भी अगर दोबारा शरीर में धकेल दिया जाए तो तभी हमारी आत्मा शरीर में आ जाती है, 4 घंटे से भी पहले। लेकिन अगर हमारी आत्मा ज़्यादा दूर चली जाए तो 4 घंटे बाद वहाँ से गायब होकर अपने आप शरीर में पहुँच जाती है, यानी कि गलती के कोई चांस है ही नहीं। अब मैं सोच रहा था क्या मुझे वो कैप्सूल खाना चाहिए या नहीं। सुबह का वक्त हो गया था और पूरा दिन मैं किताबों को ढूंढने में लगा रहा। मेरे पिता के जितने दोस्त थे मैंने उनसे भी बात की। आखिर लैब में कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे।
तब उन्होंने भी बताया, ये खास सरकारी काम है जिसे किया जा रहा है। कई देश मिलकर ऐसी दवाइयाँ बनाने में लगे हैं जिससे हमारी उम्र लंबी की जा सके। अभी अभी कई ऐसी रिसर्च की गई जिसमें आत्मा का विश्लेषण किया गया। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि आत्मा होती है, कई मानते हैं होती ही नहीं। मेरे पिता के दोस्त जो बता रहे थे, मेरे पिता की उस डायरी में लिखे शब्द उनसे मैच हो रहे थे। उनका कहना था, तुम्हारे पिता हमारे लीडर थे। उन्होंने ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाई थी जिससे हमारे शरीर के कई रोग खत्म हो सकते थे। वो तो ऐसी दवाई बनाने की तरफ लगे हुए थे जिससे आत्मा शरीर से बाहर निकाली जा सके। यहाँ कई लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन तुम्हारी माँ की मौत के बाद उन्होंने लैब ही छोड़ दी और ये काम भी ठंडा फिर गया। उनके जैसा दिमाग किसी और का नहीं था, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट दोबारा किए ही नहीं गए। मैंने ये सुनकर फ़ोन काट दिया था और मैं जानता था मेरे पिता ने घर में ही वो एक्सपेरिमेंट कर लिए थे और मेरी हिम्मत बढ़ चुकी थी। आज रात मैं उस कैप्सूल को खाऊंगा। मैं देखूंगा आखिर मुझे क्या मिलता है। ये वक्त रात के 9 बजे का था। कैप्सूल मेरे हाथ में थे और मैंने भी सोच रखा था एक कैप्सूल खाऊंगा। मेरे पिता सच्चे थे या नहीं ये मैं जानूंगा। 9 बजे मैंने पानी के साथ एक कैप्सूल खा लिया। उसके बाद मुझे भी धीरे धीरे नींद चढ़ने लगी। मैं जानने लगा था कि ये नींद की गोली भी हो सकती है, लेकिन सच में नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी और अचानक चढ़ने लगी थी कि बेड पर ही मैं बैठा रहा और सीधा लेट गया। अचानक नींद ज़्यादा हो गई और आंखें बंद करनी ही पड़ी, लेकिन तभी एक झटका सा लगा था मुझे। जैसे मैंने आंखें बंद की, नींद चढ़ी और अचानक ही नींद गायब। आंखें खोल ली थी मैं खड़ा हो गया। अब मैं घबराया हुआ था क्योंकि दीवारों के रंग भी फीके फीके हो गए थे। पंखा चल तो रहा था लेकिन अजीब धुंधला सा। जो लाइट बल्ब भी सफ़ेद रंग का होना चाहिए वो नीला नीला सा था, इसलिए दीवारों पर रोशनी भी अजीब सी लग रही थी। पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं थी मेरी, लेकिन सच तो जानना ही था। पीछे की तरफ गर्दन घुमाई थी मैंने। मुझे अपना शरीर नजर आया था। सच में मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर थी। मेरे पिता सच्चे थे। वो अम्मी जान को जिंदा करने के लिए सही आविष्कार कर रहे थे, लेकिन अगर उन्हें हार्ट अटैक ना आया होता वो शायद मेरी अम्मी को जिंदा कर ही लेते। अब मैं क्या करूं? क्या मैं दूसरी दुनिया में हूं? क्या सच में मुझे अपने शरीर के अंदर जाना चाहिए या कुछ समय यहाँ बिताना होगा? देखने की कोशिश करता हूँ। मैं अब दरवाजे के रास्ते बाहर की तरफ चल पड़ा था। दरवाजे जैसे गायब थे। हर जगह घर में दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ दरवाजे गायब थे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ अपने घर से बाहर निकला था। अमूमन रात को चांद की रोशनी तो होती ही है, लेकिन कभी नीले चांद की रोशनी देखी है आपने? नीला चांद चढ़ा हुआ था। हर तरफ वो पेड़ नीले, हर चीज़ नीली। वहाँ सड़क पर घूम रहे रात को लोग भी अजीब से लग रहे थे। शायद मैं दूसरी दुनिया में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चलते हुए लोग दिख रहे होंगे। मैं सड़क तक पहुँचा था और बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखी थी मुझे। एक मोटरसाइकिल सवार था जिसके मोटरसाइकिल के दोनों टायर नहीं थे। वो हवा में लहरा रही बाइक लेकर जा रहा था। उसके बच्चे जैसे पीछे बैठे हवा में उड़ रहे थे। मुझे बहुत समय लग रहा था। हर चीज़ को देखकर मैं घबरा रहा था। हर किसी को देखकर मैं छिप जाता, कभी किसी पेड़ के नीचे, और वो पेड़ भी जैसे मिट्टी जैसे हों नीचे की तरफ भुरने लगते जब मैं छूता। हर चीज़ नई नई सी और समय बीतता गया। 4 घंटे कब उस सड़क पर ही बिता दिए मैंने पता ही नहीं चला। नींद खुली थी मेरी रात को 1-2 बजे के करीब। ये देखकर सबसे पहले तो मैं सोचने लग पड़ा, क्या उस कैप्सूल का असर था? ये सपना था या सच्चाई मुझे नहीं पता। ये जानने का कोई तरीका तो होना चाहिए। अब्बू जान की वो डायरी पढ़ता हूँ। अब्बू जान को क्या क्या आभास हुए थे और वही आभास मैं खुद पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एक कैप्सूल मैं फिर से खा सकता हूँ। मैंने सोचा हुआ था हर रात ट्राई करने की कोशिश करूँगा उस कैप्सूल से। मैं वो डायरी पढ़ता गया। अब्बू जान ने उसमें लिखा हुआ था
शुरू शुरू में सब कुछ सपने जैसा लगा था। ऐसा लगा कैप्सूल खा के अजीब सा सपना आता है, लेकिन हर सपना लगभग एक बराबर ही। जहां आप सो वहीं पर उठते हो। लेकिन उसके बाद मैंने एक ब्लैक बोर्ड रख दिया, पास में चौक रख दिए। मैं ये करना चाहता था ताकि दिन के वक्त जब मैं उठूं मेरे पास एक सबूत हो। मैं उस सबूत को ढूंढने के लिए चौक से लिखने की कोशिश करता, लेकिन चौक थोड़ा सा हिलता, जैसे वहाँ कोई भूत हिला रहा हो। अच्छे से पकड़ में आता ही नहीं। बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मेरी ये आत्मा प्योर आत्मा है। जब कोई मर जाता है वो अधूरी आत्मा होती है, शरीर से जुड़ी हुई पूरी आत्मा होती है। मेरी पूरी आत्मा थी, इसीलिए उस चौक को मैं धीरे धीरे उठा पा सकता था। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखने की कोशिश करता। शुरू शुरू में मैंने निशान बनाए थे और सुबह उठकर जब निशान मिले मैं जान गया सब कुछ सच है। ये कोई सपना नहीं था, सच्चाई थी। उसके बाद अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश। अब डायरी को पढ़ लिया था मैंने। मैं भी वही कोशिश करूँगा। अगली रात फिर से मैंने एक कैप्सूल खाया। उस कैप्सूल को खाकर मैं नीचे की तरफ गया। बोर्ड में रखा वो चौक उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा हिलता, उठ नहीं पाता। मैं पूरे 4 घंटे उस चौक को उठाने की कोशिश ही करने वाला था। हम जितना ज़्यादा ध्यान लगाते जाएंगे हम उतने ही कोशिश सही कर पाएंगे। शरीर से जुड़ी हुई ये आत्मा है, इसलिए इसमें एक अलग शक्ति है, ये असर डाल सकती है। भूत प्रेत सालों की कोशिश के बाद ज़रा सी चीज़ को हिला पाते हैं। वो भूत जो हमें तंग करते हैं, जो थोड़े थोड़े नज़र आते हैं हमें, वो 50 से 60 साल इस दुनिया में बिता चुके भूत होते हैं। 4 घंटे में मैं उस चौक को उठा पा सकता था, लेकिन बोर्ड पर सही से लिखा नहीं जा रहा था। जब मैं जोर लगाता वो चौक गिर जाता। टूटी फूटी राइटिंग में मैं ए लिख चुका था। अब सुबह उठकर देखूंगा सच में ए मिलती है या ये एक सपना है। सुबह उठा था मैं, उसके बाद सीधा भागा था नीचे और बोर्ड पर लिखा हुआ वो टूटा फूटा सा ए इस बात का सबूत था, ये सपना नहीं था, मैं दूसरी दुनिया में था। अगर ये बात सच्ची है तो वो सारी बातें सच्ची हैं। मुझे पहुंचना होगा अब्बू की कब्र तक। अब्बू की कब्र के आसपास ही अब्बू मिलेंगे और वहाँ से उन्हें यहाँ लाना है। फिर मैं भी ऐसी और मेडिसिन बना पाऊँगा। शायद मैं कोई ऐसा कैप्सूल बना पाऊँ जिसके सहारे मैं अम्मी को और अब्बू को ज़िंदा कर पाऊँ। मैं अब इस कोशिश के लिए कब्रिस्तान जाना चाहता था, लेकिन डर ये था अगर अब्बू नहीं कर पाए क्या मैं कर पाऊँगा। हिम्मत मैंने बांध ली थी अब उन्हें ज़िंदा करने की। मैंने सोचा वहाँ तक जाने में समय तो लगेगा, लेकिन कोशिश करनी होगी मुझे। इसके बाद अगली रात एक कैप्सूल खा के मैं जैसे ही लेटा मैं बाहर की तरफ भागने लगा। मैं सीधा रोड के करीब पहुंच गया था और वहां पहुंचते ही मैं इधर उधर झांकने लगा। मैं देखने लगा था किस दिशा में जाना है। मैंने मैप तो बना रखा था, यहाँ सड़कें भी मिलती जुलती थी, लेकिन ये लोग जिंदा नहीं, मुर्दे थे, दूसरी दुनिया के मुर्दे जो मुझे देखकर हैरान थे। यहाँ हर कोई अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए आप पहचान में नहीं आते, लेकिन फिर भी जैसे कुछ को मुझ पर शक हो रहा था। वो मुझसे बात करने के लिए करीब आते, लेकिन मैं भाग जाता। इसीलिए उस घर से दूर निकल आया था। मुझे वो शब्द भी याद थे अपने पिता की डायरी के, किसी को शक नहीं होने देना है। आत्मा शरीर से बाहर हो तो उस शरीर को हड़पने के लिए और आत्माएं इकट्ठा होती हैं। सच सामने आने ही नहीं देना है। अब मैं किसी को शक में आए बिना ही वहाँ दूर कब्रिस्तान तक जाना चाहता था। हमारे शहर का कब्रिस्तान यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। 7 किलोमीटर की दूरी क्या मैं तय कर पाता और क्या अब्बू जान को यहाँ तक ला पाता? अब मुझे सीधी सीधी कोशिश करनी थी। वहाँ बाइक लेकर कई लोग मेरे पास से निकले। कुछ टूटी बाइक थी, कोई एक टायर पर चलने वाली बाइक। एक ऐसा भूत देखा था जिसका सर नहीं था, सर की जगह टायर था जो घूम रहा था और टायर में आंखें लगी हुई थी। बार बार वो आंखें ऊपर नीचे होती रहती और कुछ ऐसे भूतों को देखकर मैं डर गया था जिनकी टांगें नहीं थी, घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन मैं भागता गया। 7 किलोमीटर का सफ़र आप तय कर सकते हैं अगर आपको सांस ही ना चढ़े। सच में इस दुनिया में सांस नहीं चढ़ रही थी।
आत्मा को सांस नहीं चढ़ती, ये शरीर की ज़रूरत होती है। लेकिन इस दुनिया में ये 7 किलोमीटर का सफ़र भी लंबा हो सकता है, मैं जानता नहीं था। पेड़ सड़क के बीच में लगे हुए थे, आसपास नदियाँ थी। मुझे तैरना नहीं आता, और क्या मेरी आत्मा डूब तो नहीं जाएगी? डर डूबने का नहीं था, क्योंकि आत्मा मरती नहीं। डर इसका था, उन नदियों में बहाव था, मैं किसी गलत दिशा में भी जा सकता था। मुझे जिस दिशा में जाना था सड़क के सहारे ही जा सकता था। सड़कें घुमावदार होने लगी थी। हमारे शहर में ऐसी घुमावदार सड़कें नहीं हैं, लेकिन यहाँ हर चीज़ अल्टी पल्टी सी लग रही थी। कई घर, कई बिल्डिंग जो सही जगह होनी चाहिए वो किसी जंगल के बीच में दिख रही थी दूर से। कुछ घर जो बिल्कुल सुनसान में थे वो एक घर के ऊपर एक लगे हुए थे। अल्टी पल्टी सी चीज़ें थी, लेकिन थीं आसपास ही, उसी जगह से हम देख सकते थे। इस दुनिया में कई लोग मुझ पर शक करते गए। आपको बता दूं, चुड़ैलें देखी थी मैंने। मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे भूतों, ब्रह्म दैत्यों को देख चुका था जो एक जगह आपस में बातें कर रहे थे। मुझसे बात करने के लिए कोई जैसे ही आता, मैं शरारत करके आगे भाग जाता। उन्हें मुझ पर थोड़ा थोड़ा शक तो होता, लेकिन ज़्यादा शक कैसे कर सकते हैं जब कोई भाग ही जाए। मैं दूर निकलता गया, लेकिन सफ़र लंबा था। आधे तक पहुंचा था मैं। रास्ते याद ही किए थे मैंने, और 4 घंटे कब बीत गए जान ही नहीं पाया। नींद मेरी सुबह खुली थी, और सुबह सर पकड़ कर बैठ गया। आधा रास्ता, 4 घंटे में आधा रास्ता तय कर पाया। अगर ऐसा है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा मैं। आज रात कोई अच्छी तरकीब लगानी होगी। रात का इंतज़ार मैं करने लगा। अच्छा खाना खाया मैंने। जो अनुभव हुए उसे डायरी में नोट कर लिया। हर चीज़ मैं भी नोट कर रहा था, ताकि मुझे कुछ हो जाए तो सबको पता चल पाए। अब मैं इंतज़ार करने लगा था रात का। 9 बजे और कैप्सूल खा के मैं लेट गया। नींद चढ़ी और मैं दूसरी दुनिया में वो नीली रोशनी परेशान करती है, लेकिन अब मैं पहचान करने लगा था। 2 दिनों से यहीं पर तो भटक रहा था। पूरा मैप मेरे हाथ में। यहाँ ज़्यादातर लोग इस तरह मैप पकड़े हुए नहीं होते, लेकिन मैं हाथ में मैप पकड़े था। मैंने वो मैप दिन के वक्त बना लिया था। रात को बस उठाने का ही काम था। चीज़ें कैसे उठानी हैं ये मुझे पता था, लेकिन उस मैप को हाथ में देख कई लोगों को जैसे शक हो जाता। मैं बचने की कोशिश करता। उन्हें जैसे ये पता लगने लगा था कि मैं शरीर से जुड़ी हुई आत्मा हूँ। मैं समझ नहीं पाया कैसे। मैं भी तो बाकियों की तरह ही दिखता हूँ। यहाँ पागल से पागल भूत थे जो बच्चों के साथ आए हुए थे। कुछ औरतें, कुछ चुड़ैलें, डायने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। मुझ पर सबको शक कैसे होता, मैं जान नहीं पा रहा था। कोशिश करता रहा मैं आगे बढ़ता रहा, और अब रास्ता छोटा लगने लगा था। मैं भागा था बड़ी तेज़ी से। मैं सही मोड़ पर जा रहा था। पहले तो मुझे मुश्किल हुई रास्ता ढूंढने में, अब सीधा सीधा जाता गया। कब्रिस्तान करीब था मेरे। मैं गेट खोल के अंदर जाना चाहता था, तभी जैसे 4 घंटे हुए और मेरी नींद खुल गई। आधी रात को नींद खुली थी। फिर से मैंने सर पकड़ लिया। अरे यार, रास्ता याद हो तो गया था। अब्बू जान के पास पहुंच जाना था मैंने। बस उन्हें घर ले आना था। पकड़ भी नहीं हुआ था। जैसे जैसे मैं दिन उस दुनिया में बिताने लगा था, जैसे वही लोग बार बार मुझे देखकर मुझ पर शक करने लगे थे। उनकी हरकतें हर रोज़ एक जैसी होती, जैसे वो अपनी जगह से बंधे हुए होते। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं तो आज़ाद था। हर रोज़ नई तरकीब लगाता। मैं मैप लेकर पहले नहीं गया था, बाद में मेरे हाथ में मैप। शायद इससे उनको शक हो गया हो कि मैं कोई जिंदा इंसान हूँ। अगले दिन मैं हिसाब लगाने लगा, कब तक वहाँ पहुँच पाऊँगा। पिछले दिन मैंने बिल्कुल सही भागकर रास्ता तय किया था। इससे तेज़ शायद मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन अगर मैं वहाँ पहुँच भी गया, अब्बू से बात कर भी पाया, वापस थोड़े ना आ पाऊँगा, उन्हें ला नहीं पाऊँगा। इसके लिए मुझे दुगना समय चाहिए। क्यों ना मैं 2 कैप्सूल खा लूँ। अब अब्बू जान ने डायरी में कुछ लिखा हुआ नहीं था कि ज़्यादा कैप्सूल खाने से क्या होता है। 1 कैप्सूल से 4 घंटे का समय मिलता है, तो 2 कैप्सूल से 8 घंटे का समय मिलेगा। जा भी पाऊँगा, वापस आ भी पाऊँगा। और वैसे भी अब मैं उनकी नज़रों में नहीं आना चाहता। वो प्रेत जो घर के बाहर ही रहते हैं, वो पहचानने लगे होंगे, मेरे शरीर को ना पकड़ लें।
इसके लिए मुझे ध्यान रखना होगा। अब मैं बेड पर रात के वक्त लेटा। मैंने आज 2 कैप्सूल खाए। अब कैप्सूल कम पड़ने लगे थे। मुझे जो करना था जल्दी ही करना था। अब्बू जान से जानकारी पाए बिना मैं और कैप्सूल नहीं बना पाऊंगा। आज पूरी तैयारी में मैं आगे बढ़ रहा था। मेरे हाथ में आज मैप नहीं था ताकि किसी को शक भी ना हो। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला, सबकी नज़रें मुझ पर थीं, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। अब मैं क्या करता, सोचता रह गया मैं, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आए। कुछ समय सन्न होकर जैसे अपने अपने काम करने लगे। वो टायर वाला घूमते हुए टायर को लेकर निकल गया। वो बाइक वाला जिसके कंधे पर बच्चे लटके हुए थे, पहले तो मुझे घूर रहा था, बाद में वहाँ से निकल गया। बाकी डायनें चुड़ैलें देखती रही मुझे, लेकिन मैं जैसे भाग निकला था वहाँ से, तेज़ी से भागा था मैं। आज मुझे सही समय पर वहाँ पहुँचना था, लेकिन मुश्किल पड़ गई रास्ते में। रास्ते में कुछ लोग थे जैसे पहचानते हों मैं जिंदा हूँ। दूर से आवाज़ लगाई थी एक ने, जिंदा इंसान, जिंदा, ये जिंदा है, हर बार ये अलग चीज़ें करता है, ये जिंदा है। इससे पहले मैं बोला नहीं था किसी से। अब मैं ऊंची आवाज़ में कहने लगा, ये जिंदा है, ये जिंदा है, मैंने इसे देखा, कल ये कुछ और कर रहा था, आज कुछ और कर रहा है, ये बाकियों पर शक कर रहा है, ये जिंदा है, इसका शरीर ढूंढो। अब वहाँ पर जितनी चुड़ैलें थी उसे पकड़ना चाहती थी और मैं पतली गली से निकल गया, लेकिन रास्ता बदलना पड़ा था मुझे। लंबे रास्ते से जाने वाला था। अब क्या करता, इसमें तो और भी ज़्यादा समय लगता। 4 घंटे में अब्बू तक पहुंच नहीं पाऊंगा, और पहुंचा वापस भी उसी रास्ते से आना है। अब्बू को वापस कैसे लेकर आऊंगा? मैं वहां घबराया हुआ था, अब क्या करूं। तभी एक बहुत अजीब चीज दिखी मुझे। एक आदमी, ये भूत था, जो कश्ती लेकर आ रहा था। अब आप कहेंगे इसमें अजीब क्या है? भाई, सड़कों पर कश्ती नहीं चलती, सड़क पर कश्ती चलाता हुआ आ रहा था, और ये सड़क भी पानी की तरह उस कश्ती को आगे बहाए जा रही थी। जैसे ही वो कश्ती मेरे करीब आई, दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया, मैं उस कश्ती पर चढ़ गया। वो कश्ती तेज कर रहा था और मेरी तरफ देखकर वो भी घबरा सा गया। वो घूर कर देखता रहा। वो जैसे मेरे बारे में जानना चाहता था। मैं भी जानता था उसे शक तो होगा, शक तो होगा। हर रोज उसकी कश्ती पर कोई नहीं बैठता, आज मैं बैठा हूं, उसे शक तो होगा। लेकिन मैंने आंखें मूंद ली। अब इसे बहकाना होगा। वो चुप, कुछ बोल नहीं रहा, कश्ती चलाए जा रहा, और मैं सही रास्ते उसे ले जाए जा रहा। मैं हर बार उसे मुड़ने को कहता, वो मुड़ता। वो मेरी बात मान रहा था और मुझे डर था ये चिपक ना जाए, इसे पता ना चल जाए। अब क्या करूं, शक तो बहुत ज़्यादा होगा इसे। लेकिन वो कश्ती बड़ी तेज़ी से निकाली थी उसने। नए लोग नए रास्ते में शक करते, उससे पहले मैं आगे निकल आया था। जैसे ही उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा, वो कश्ती उसने मट्टी में लगा दी और खड़ा हो गया। तुम जिंदा हो, लेकिन फिक्र मत करो, मुझे जिंदा होने की कोई तमन्ना नहीं है। तुम उस दुनिया से आए हो, कोई खास काम के लिए आए होगे। इंतज़ार करूंगा मैं, वापस भी तुम्हें जाना है। मैं इस कश्ती को बड़ी तेज चला सकता हूँ, तुम्हारी मदद सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। उसका शुक्रिया करके मैं सीधा कब्रिस्तान में। ढेर सारे भूत, अब इससे ज़्यादा भूत मैंने कहीं देखे ही नहीं थे। तरह तरह के भूत, कटे हुए, चोट लगे हुए। अब अब्बू को उनमें से कैसे ढूंढता? मैं इधर उधर भागता रहा, ढूंढने की कोशिश करता रहा। अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है? अब्बू मिल नहीं रहे थे। उनकी कब्र के आसपास कोई था ही नहीं। अब्बू आवाज़ भी तो नहीं लगा सकता, कैसे ढूंढूं? उसके बाद मैं सोचने लगा, अब्बू कहाँ होने चाहिए। मैं जानता था अब्बू कहाँ होने चाहिए। उस कब्रिस्तान के बाहर की तरफ, पहले जो पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, वहीं पर अम्मी की कब्र है। अब अब्बू अम्मी के सिवा कहाँ होंगे? जल्दी से भागा उस तरफ, और एक कब्र के पास एक जोड़ा बैठा हुआ था। पहचानता था मैं उसे, अम्मी और अब्बू। आत्मा रोती नहीं महसूस किया था मैंने, खुशी में, वरना मैं रो पड़ता। सामने अब्बू अम्मी को देख ऐसा लग रहा था वो जिंदा हो गए।
भाग कर मैं उनके करीब गया और मुझे देखकर वो हैरान। मेरे अब्बू भी नज़रें झुका, मेरी अम्मी भी नज़रें झुका। हमारे परिवार को किसकी नज़र लगी थी, एक एक करके सब मर गए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मरा, मैं तो जिंदा हूं। तभी अब्बू ऊपर की तरफ देखने लगे। लेकिन कैसे? तुम अगर जिंदा हो तो तुम यहां कैसे? तभी अब्बू ने आंखें खोल ली। तुम यहां, कहीं तुम्हें वो कैप्सूल तो नहीं मिल गए? अरे, मैं उसे तबाह करना चाहता था, लेकिन तुमने डायरी पढ़ी होगी, तुमने डायरी पढ़ी होगी। मैंने कहा हाँ, मैंने डायरी पढ़ी थी, लेकिन क्या मुझे वो खाने नहीं चाहिए थे? अब्बू ने कहा मैंने वो गलती की, तुमने भी वो गलती की। जब मैं इस दुनिया में आ रहा था मुझे तुम्हारी अम्मी को लाना था, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारी अम्मी को शांति थी। उनके शरीर को चोट लगी थी, दर्द सहकर वो यहाँ आई थी। लेकिन यहाँ आकर जब मैं तुम्हारी अम्मी से मिला तब मुझे यहाँ के नियम पता चले। तुम्हारी अम्मी को जिंदा तो मैं कर देता, किसके शरीर में करता? किसी और जिंदा को यहाँ फंसाकर। भले ही तुम्हारी अम्मी से जितना भी प्यार करता हूं, किसी मासूम को मैं ये सजा कभी ना देना चाहता। जिसकी मौत लिखी है ऊपर वाले के हाथ में, मैं वो काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए यहां रुक गया मैं। लेकिन मुझे पता था ये 8 घंटे बिताकर मुझे वापस जाना है, लेकिन क्या होगा रास्ते में मैं नहीं जानता था। जैसे ही मैं वापस पहुंचा हार्ट अटैक आया था, दिल में दर्द हुआ था और मेरी मौत हो गई। ना मैं वापस आ पाया, ना तुम्हारी अम्मी का हो पाया, लेकिन मैं यहीं पर रहने लगा। अब मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जल्दी तुम्हारा समय वैसे भी खत्म होने वाला होगा। मैंने कहा हाँ, 8 घंटे में मेरा समय खत्म हो जाएगा, बहुत समय है, तब तक आपको ले जाऊंगा, वहाँ मेरे पास रहना। लेकिन मेरे अब्बू ने कहा 8 घंटे, 8 घंटे, नहीं 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 नहीं, तुमने भी वही गलती की। 4 घंटे का एक कैप्सूल, 8 घंटे की पक्की मौत। मेरे होश उड़ गए और मैं अब्बू जान की तरफ देखने लगा। क्या? किसका मतलब? मैं भी मारा गया? तो अब्बू जान ने कहा तुम्हें वापस जाना होगा। 8 घंटे में तुम्हारी आत्मा खुद ब खुद नहीं जाएगी, तुम्हें उसे शरीर में डालनी होगी। लेकिन इतना लंबा समय, कहीं तुम्हारे शरीर पर कोई कब्जा ना कर ले। तुम्हें जाना होगा, जल्दी करो, तुम्हें जाना होगा। मैं अब्बू और अम्मी को ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे अब्बू वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। मैं क्या करता? मेरे अब्बू को मुझे बचाने के लिए अम्मी को छोड़ना पड़ा। हम जितने समय के लिए धरती पर आते हैं उतना समय तो बिताना ही पड़ता है। हमारी उम्र 80 से 90 साल है, जो नियत है। कोई हादसा, कोई बीमारी हमें नियत से पहले ही मार देती है। हमारी आत्मा धरती पर उतने समय के लिए रहती है, इसीलिए मेरी अम्मी भी 90 साल तक यहाँ पर रहेंगी, अब्बू भी उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन अब्बू को मेरी मदद करनी थी, इसलिए उन्हें अम्मी को छोड़ना पड़ा, उन्हें मेरे साथ चलना पड़ा। उस कश्ती पर बैठ अब्बू ने कहा था क्या ये भरोसे लायक है? मैंने कहा हाँ, यहाँ तक तो पहुँचाया, बाकी मुझे पता नहीं। उस आदमी ने फिर से कहा था भरोसा करो, तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए। मैं वैसे भी ज़िंदगी से खुश नहीं था, मेरे परिवार के साथ मैं कुछ कर नहीं पाया। शराब ने परिवार ही बेड़ा गर्क करवा दिया। मैं अब उस दुनिया में जाकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। अगर तुम इस सफ़र का किराया देना चाहो दे सकते हो। मैंने कहा एक आत्मा किराया कैसे दे सकती है? उसने कहा दे सकती है, कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास। मेरा घर उस चौराहे के पास है, वहाँ छोटी सी मच्छी की दुकान, वहाँ तुम्हें मेरी बीवी मिलेगी, मेरे 3 बच्चे मिलेंगे। कुछ पैसे उन्हें दे देना और कहना कि तुम्हारा पति अच्छा था, कभी हमारी मदद की थी, बस मेरा काम हो जाएगा। उससे सौदा किया था, भूत से सौदा किया था मैंने। उस कश्ती से वो बड़ी तेजी से मुझे घर की तरफ ला रहा था। घर पहुंचते पहुंचते एक अजीब चीज, सड़कें खाली थीं, वहां बहुत कम लोग, जितने लोग घूर रहे।
ऐसा कैसे हो सकता है, यही होने चाहिए ना। घर पे पहुंचते ही भीड़ लगी हुई थी, आसपास ढूंढ रहे थे। हर कोई मिट्टी खोद रहा, घर के अंदर जाकर चीजें उखाड़ रहा। वो मेरा शरीर ढूंढ रहे थे। मेरे अब्बू ने भी कहा था, अब बहुत मुश्किल होने वाली है, अपने शरीर में घुस जा वरना किसी और का हो जाएगा। मैंने कहा, मैं क्या करूं? मेरे अब्बू ने कहा, एक गोली एक आत्मा को निकालती है, 2 गोलियां शरीर में 2 हिस्से कर देती है। मैं तुम्हारी अम्मी को अपने शरीर में लाना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारे शरीर में 2 आत्माएं घुस जाएंगी, तुम्हें शरीर के पास जाना होगा। वो भीड़ घर को घेरे हुई थी और चारों तरफ जैसे वही थे। अब घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना था। दरवाजे तो वहां पर थे नहीं। ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर वो वहां तक पहुंचे ना हुए तो हम जिंदा हो सकते हैं। मैं अब्बू को अपने शरीर में डालना चाहता था। मैं अपने घर में अंदर घुसने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। पड़ोसियों की वो तार जो उनकी छत से हमारी छत में आती है, उससे घर के अंदर पहुंचा जा सकता है। मेरे अब्बू खुश हो गए। मैंने दिमाग लगाया था। पड़ोसियों के घर के अंदर जाना भी मुश्किल भरा था, लेकिन उस भीड़ के बीच से चुपके से मैं निकल गया। लेकिन भागते भागते कोई पकड़ने की कोशिश थोड़े ना करेगा। हम जल्दी से छत पर पहुंचे और वहां तार के सहारे अपने घर में। मैं बेडरूम की तरफ भाग रहा था और नीचे चलने की आवाजें आ रही थी। वो ढूंढ रहे थे मेरा शरीर। मैं जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, वहां पर एक चुड़ैल छत पर चिपकी हुई। चुड़ैल शरीर में नहीं जा सकती, लेकिन बाकियों को तो बता ही सकती है। वो चुड़ैल जैसे हमला करने की कोशिश कर रही थी और मैं अपने शरीर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। मेरे पिता एक भूत थे, उन्होंने चुड़ैल को भगा कर मारा बाहर। उसके बाद मैं अब्बू को कहता रहा, अब्बू मेरे शरीर में आ जाओ, 2 आत्माएं आ सकती हैं ना, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके आविष्कार आगे बढ़ाऊंगा, आप जो जो करना चाहते थे मैं वो करूंगा। अब्बू ने कहा, जिंदा होने की ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस तुम अपनी अम्मी के पास ले जाना। तुम जियो, मैं जो करना चाहता था मैंने कर लिया। तुम्हारी अम्मी से मिलना था, मैं मिल लिया, और तुम्हें भी मरने की बात देख लिया, अब और कुछ नहीं देखना। बाकी जो भी उम्र आत्मा के रूप में है तुम्हारी अम्मी के साथ बिताऊंगा, बातें करते रहेंगे हम, और तुम भी कभी कभी कब्रिस्तान आ जाया करना, धुंधले धुंधले से आधी रात को हम दिख जाया करेंगे। मैंने कहा, लेकिन आपको कब्रिस्तान कैसे छोड़ूंगा? अब्बू ने वहां रखी एक मोमबत्ती की डिब्बी में जैसे हाथ लगाया और उसे थोड़ा सा हिलाया। इसे मैं पकड़े रहूंगा, जब तुम उठना इस मोमबत्ती की डिब्बी को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाना, मैं भी इसके साथ पहुंच जाऊंगा। अम्मी की कब्र पर रख देना और मैं उस कब्रिस्तान में, बस इतना कर देना। अब्बू को जिंदा करने की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे अब्बू का इश्क अपनी बीवी से, मेरी अम्मी से इतना था कि वो दोबारा कब्रिस्तान जाना चाहते थे। कहते हैं कि जिंदा रहने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप मरने के बाद भी खुश हो सकते हैं। मैं जल्दी से शरीर में घुसा, इससे पहले कि भूत वहां पहुंच पाते, और मैं उठ खड़ा हुआ आधी रात को। मेरा शरीर हिल रहा था, यकीन कीजिए मेरा शरीर हिल रहा था। जल्दी जल्दी से झटके पड़ रहे थे, हाथ पांव हिल रहे थे, सामान गिरने लगा था। वो भूतों की भीड़ कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं जिंदा इंसान था। अब वो क्या करते? लाइट जलाई मैंने और जल्दी से अगरबत्तियां जला ली। भूतों को भगाने की तरकीबें मुझे आती हैं। वहां पर मैं जिस तरह से बेल्ट को घुमाए जा रहा था, मुझे लगा था भूत पकड़ने की कोशिश करेंगे और भागेंगे यहाँ से। कुछ देर सामान हिला था, सब भाग गए। वो मोमबत्ती की डिब्बी एक तरफ पड़ी, हर चीज गिरी थी, वो नहीं गिरी। मैं उस दुनिया का सफर करके वापस आ गया था, और उस डिब्बी को लेकर अगले दिन मैं कब्रिस्तान में अम्मी की कब्र के ऊपर वो मोमबत्तियां जलाई थी मैंने। हमारे रिवाज नहीं है ये, लेकिन अब्बू की बात कैसे टालता मैं। बड़ी खुशी से वहां पर बैठा था शाम को। कुछ लोग मुझे पागल समझ रहे थे, जो कब्रिस्तान में बैठा है। रात को 12 बजे तक बैठा रहा था मैं। यकीन कीजिए डर नहीं लग रहा था।
आप भूतों को देखकर आए हों, चुड़ैलों को देखकर आए हों और इतनी भीड़ को आप जानते हैं वो मौजूद हैं, डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। 12 बजे परछाइयाँ दिखी थी। ये परछाइयाँ अब्बू और अम्मी की थी और मुस्कुराते हुए चेहरे। मैं खुश था। हर किसी को गम होता है शायद अब्बू अम्मी की मौत का, मुझे खुशी थी वो मिल गए। मैं कैसे बयां करूं इस कहानी को जिसे मैं सच्ची मानता हूं, अपनी घटना। आप इसे कहानी कहकर शायद भूल जाएंगे, लेकिन मेरी जिंदगी की खुशी भी मौत के बहुत करीब नजर आती है।